Hello children, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you chapter 5 of Hornbill, which is the Ailing Planet, the Green Movement's Role. Let me explain the title. The Ailing Planet. Ailing means diseased planet. Alright, planet means the earth. So we will discuss about the diseased condition of the earth, the Green Movement's role. Green movement was a movement that was started in 1972. ठीक है, तो ग्रीन मूवमेंट्स रोल एंड व्हाट रोल इट प्लेड एट दैट टाइम एंड इज नाउ प्लेइंग. ठीक है, ये है इसका मीनिंग. द चैप्टर इज रिटन बाय नानी पालखीवाला. ऑलराइट, सो लेट्स नो समथिंग अबाउट नानी पालखीवाला. नानी पालखीवाला वॉज बोर्न इन 1920 इन बॉम्बे इन मिडिल क्लास पारसी पेरेंट्स. यानी 1920 में मिडिल क्लास पारसी पेरेंट्स के पैदा हुए थे बॉम्बे में. ठीक है, हिज एंसेस्टर्स प्रोफेशन वर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पालंकीन्स. इनके एंसेस्टर्स के जो प्रोफेशन था वो क्या था? पालकी बनाने वाला काम था. ठीक है, पालकी बनाते थे, इसीलिए नानी के बाद में क्या लगा हुआ है? पालकी वाला. पालकी का मतलब डोली भी होता है इंडियन लैंग्वेज में. ठीक है, तो ये इनके जो परिवार वाले लोग थे वो लोग पालकी बनाया करते थे, इसीलिए इनको पालकी वाला बुलाया करते थे लोग. ऑलराइट. His education was at Master Tutorial High School and later at St. Xavier's College, both in Bombay. इनकी जो एजुकेशन हुई थी मास्टर ट्यूटोरियल हाई स्कूल बॉम्बे एंड लेटर एट सेंट जेवियर कॉलेज, बोथ इन बॉम्बे. दोनों कहाँ पर हैं? बॉम्बे में हैं. ही वॉज अ डेडिकेटेड स्कॉलर. वो बहुत अच्छे स्कॉलर थे. ठीक है, इवन दो ही हैड अ बैड स्टैमर. भले ही उनकी हकलाने की एक प्रॉब्लम थी. ठीक है, स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना. ऑलराइट. About the article. According to the article, Mother Earth is degrading at a fast rate. आर्टिकल के अकॉर्डिंग मदर अर्थ जो है डिग्रेडिंग होती चली जा रही है बहुत तेज़ी से. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर. यानी रिलायबल डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 1 ईयर में 3.7 मिलियन एकड़ को ख़त्म करता चला रहा है फॉरेस्ट को. ठीक है, ये बाई मिस्टेक बिलियन आ गया है, मिलियन है. ठीक है, क्या है ये? मिलियन है. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको. राइट. द आर्टिकल द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल वॉज रिटन बाय नानी पालखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994. यानी ये जो आर्टिकल है ना आपकी नानी पालखीवाला के द्वारा लिखी गई थी. ठीक है, एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस on 24 November 1994. The article raised vital issues regarding the degrading environment of the planet. यानी इस आर्टिकल के अंदर एनवायरमेंट प्लानेट के एनवायरमेंट के डिग्रेडिंग इश्यूज को हाईलाइट किया गया है. ठीक है, रेज किया गया है. एंड इमीडिएट नीड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच हैव बिकम द बर्निंग इशू ऑफ द डे. और इसमें यह भी डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जो आज का कैसा इशू बन गया? बर्निंग इशू बन गया है. हाउएवर डिस्पाइट कॉन्शियस एफर्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, यानी एनवायरमेंटलिस्ट के कॉन्शियस एफर्ट्स के बावजूद एंड द रैपिड अवेयरनेस टूवर्ड्स ग्रीन मूवमेंट, और ग्रीन मूवमेंट की तरफ रैपिड अवेयरनेस के बावजूद भी द सक्सेस स्टोरी ऑफ डिप्लेटिंग द अर्थ इज ब्लीक. यानी अर्थ की जो डिप्लेशन की जो सक्सेस स्टोरी है वो कैसी निराशाजनक है. द प्लानेट इज हेडिंग टूवर्ड्स कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन. हमारा जो प्लानेट है ना वो कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है. ठीक है, कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन मीन्स फेटल रिडक्शन, यानी भयानक कमी की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है. यानी भयानक गिरावट आ रही है हमारे रिसोर्सेज में और इसकी हेल्थ में. ठीक, हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ में बहुत ज़्यादा क्या आ रही है? डिप्लेशन आ रही है. ठीक है, यानी रिसोर्सेज कहती हुई चली जा रही, कमी होती चली जाए रिसोर्सेज की. ठीक है. दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन, इंट्रोडक्शन देख लीजिए. दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन डिग्रेडिंग पोजीशन ऑफ मदर अर्थ. मदर अर्थ की डिग्रेडिंग पोजीशन से रिलेटेड है, से संबंधित है. द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया इज हाईली डिप्लोरेबल. हाईली डिप्लोरेबल है, डिप्लोरेबल मीन्स सैड है, यानी दुखद है, खेदजनक है. एज अ रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्स एस्टीमेट कमेटी हाईलाइट्स नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर. यानी जैसा कि पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट आई है, इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़
अ ईयर, यानी 1 ईयर में हम जो 3.7 एकड़ फॉरेस्ट को क्या करते चले जा रहे हैं, ख़त्म करते चले जा रहे हैं, लूज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, विच इज़ कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन, जो कैसा है, कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन यानी भयानक गिरावट है, यानी फेटल रिडक्शन है किस चीज़ में, हमारे फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट में गिरावट आ रही है तो प्लेनेट की कंडीशन कैसी होती चली जाएगी, खराब होगी, एनवायरनमेंट खराब होता चला जाएगा। The article The Healing Planet The Green Movement's Role was written by नानी पालखीवाला and published in the Indian Express on 24 नवंबर 1994, हो ही चुका है। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी फोकस ऑफ द ग्रेट मूवमेंट, ग्रेट मूवमेंट के जो प्राइमरी फोकस क्या थे देखिए, और अभी भी क्या है। द कंजर्वेशन मूवमेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट नेचुरल एरियाज फॉर सस्टेनिंग कंजम्पशन, यानी जो कंजर्वेशन मूवमेंट है ना, वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट द नेचुरल एरियाज फॉर सस्टेनेबल कंजम्पशन एज वेल एज ट्रेडिशनल हंटिंग, फिशिंग, ट्रैपिंग एंड स्पिरिचुअल यूज। ठीक है, अच्छा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज द प्रोसेस इन विच वन इज इन्वॉल्व, यानी एक ऐसी प्रोसेस है इन विच वन इज इन्वॉल्व इन कंजर्विंग द नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट, जिसमें कोई व्यक्ति क्या करता है, नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, के लिए शामिल होता है। वेदर थ्रू रिफॉरेस्टेशन, भले ही वो रिफॉरेस्टेशन के थ्रू हो, रिसाइकलिंग के थ्रू हो, या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के थ्रू हो। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सस्टेन्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी इसी में निहित है क्या चीज़, नेचुरल क्वालिटी ऑफ लाइफ, किसमें, एनवायरमेंटल के कंजर्वेशन में, यानी पर्यावरण के संरक्षण में। अच्छा, नेक्स्ट, एनवायरमेंटल हेल्थ मूवमेंट डेट्स एटलीस्ट टू प्रोग्रेसिव एरा, यानी प्रोग्रेसिव एरा तक है। हेल्थ मूवमेंट, एनवायरमेंटल हेल्थ मूवमेंट डेट्स एटलीस्ट टू प्रोग्रेसिव एरा एंड फोकसेस ऑन अर्बन स्टैंडर्ड्स लाइक क्लीन वाटर, और किस पर फोकस करती है, अर्बन स्टैंडर्ड्स पर, लाइक क्लीन वाटर, एफिशिएंट सूएज हैंडलिंग, यानी अच्छे तरीके से सूएज को हैंडलिंग करना, एंड स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, और पॉपुलेशन की ग्रोथ को कैसा करना, स्टेबल करना, ये इसके फोकस एरिया हैं। Environmental health could also deal with nutrition, preventive medicine, ठीक है, aging and other concerns specific to human well-being. Alright, ये सेंटेंस आपका एक मिस हो रखा है, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। Why is our planet damaging, डैमेज क्यों हो रहा है, तो देखिए, मैनकाइंड इज नाउ द नंबर 1 कॉज ऑफ ऑल द डिस्ट्रक्शन हैपनिंग ऑन अर्थ, इस अर्थ पर जितनी भी हैपनिंग हो रही हैं उन सब के करने के पीछे, करने का जो कॉज है, मेन कॉज है, सबसे बड़ा कॉज है, वो कौन है, मैनकाइंड है। मैनकाइंड मीन्स ह्यूमैनिटी, यानी कि हम, एज वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय ईच अदर ऑन द बैटल फील्ड, जिस तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं एक दूसरे को बैटल फील्ड में डिस्ट्रॉय करने की, वी आर द कॉज ऑफ अ सीरीज ऑफ अदर डिजास्टर बिगनिंग, हम ही जो है डिजास्टर को शुरू करने के एक बहुत बड़ी सीरीज का एक कारण है। ठीक है, विद द इंडस्ट्रियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, विद द इंडस्ट्रियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, यानी जिस तरीके से हम इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज को एक्सप्लोट करते चले जा रहे हैं, ये किसी डिजास्टर की बिगनिंग से कम नहीं है, यानी एक डिजास्टर की एक बिगनिंग है। दिस हैज़ बिकम स्पेशली बैड, ये बहुत बेकार हो चुका है, सिंस द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ हैज़ ट्रिपल इन द लास्ट 50 ईयर्स टू अ पॉइंट विच, यानी चूँकि जो वर्ल्ड की जो जनसंख्या है ना, पिछले 50 ईयर्स में कितनी हो गई, ट्रिपल हो गई है, 3 गुनी हो गई है। विच इवन विद मोर एफिशिएंट मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विच इवन विद मोर एफिशिएंट मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज सिंपली नॉट इनफ फूड टू गो अराउंड, यानी अब जो पर्याप्त फूड भी नहीं है। ग्रीन मूवमेंट्स रोल, द ग्रीन मूवमेंट अ टर्म दैट इंक्लूड्स द कंजर्वेशन एंड ग्रीन पॉलिटिक्स, जिसमें शामिल है कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ग्रीन पॉलिटिक्स, इज डाइवर्स साइंटिफिक, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज, ये एक वर्ल्ड लेवल पर चलाया गया मूवमेंट है जो क्या करता है, एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करता है। ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट एडवोकेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टूवर्डशिप ऑफ द एनवायरमेंट थ्रू चेंजेस इन पब्लिक पॉलिसी एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी इंडिविजुअल बिहेवियर और पब्लिक पॉलिसी में चेंज करके वो जो क्या करना चाहते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट को समर्थन करते हैं। ठीक है, प्राइमरी फोकस ऑफ द ग्रेट मूवमेंट, यानी जो ग्रीन मूवमेंट है ना, उसके प्राइमरी फोकस क्या उस समय रहे थे और क्या अभी भी है, तो देखिए, द कंजर्वेशन मूवमेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट नेचुरल एरियाज फॉर सस्टेनेबल कंजम्पशन,
as well as traditional hunting, fishing, trapping and spiritual use. Environmental conservation is the focus, is the process, यानी environmental conservation is the process in which one is involved in conserving the natural aspects of the environment, जिसमें कोई व्यक्ति जो है नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट को क्या करता है, कंजर्व करता है, संरक्षित करता है, वेदर थ्रू रिफॉरेस्टेशन, रिसाइकलिंग और पॉल्यूशन कंट्रोल. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सस्टेन्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ लाइफ. हो चुका है वैसे. देयर इज इमीडिएट नीड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाई वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 में इसे पॉपुलराइज किया गया था. ठीक है. द फैक्ट इज़ दैट देयर इज इवन मोर वेज टू सेव आवर होम दैन टू डिस्ट्रॉय. सच्चाई तो ये है कि हमें अपने घर को, हमें अपने प्लानिट को बचाने के हमारे पास बहुत सारे बचाने के तरीके हैं हमारे प्लानिट को, दैन टू डिस्ट्रॉय इट, यानी डिस्ट्रॉय करने के बजाय, यानी हमें इसको बचाना ही है किसी भी कीमत पे. ऑलराइट, ये बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं चैप्टर के बारे में. लेट मी टेल यू वन थिंग दैट द स्टोरी दैट द चैप्टर द एलिंग प्लानट इज़ नॉट अबाउट अ किंग और क्वीन. ठीक है, एक किंग और क्वीन की कोई स्टोरी नहीं है. इट इज़ रियलिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो इसको आपको समझना होगा. ठीक है, और अपनी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा इसको. ऑलराइट, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट आप अगर मन लगा के इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द टेक्स्ट. ठीक है. सी चैप्टर 5 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. द टाइटल ऑफ द चैप्टर हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड. ठीक है, पहले ही एक्सप्लेन हो चुका है. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. रिटन बाय नानी पालखीवाला. ऑलराइट, बता चुका हूँ नानी पालखीवाला कौन थे, इनके पीछे पालखीवाला क्यों लगता है, बिकॉज इट वॉज हिज फैमिली प्रोफेशन. नाउ लेट्स बिगिन द टेक्स्ट. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement which started nearly 25 years ago. यानी कोई व्यक्ति जो है किसी ऐसे मूवमेंट को रिकॉल नहीं कर सकता वर्ल्ड हिस्ट्री में विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस. इसने एंटायर ह्यूमन रेस की इमेजिनेशन को इतने तेज़ी से ग्रिप किया हो और इतने अच्छे से ग्रिप किया हो एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो. जो कब शुरू हुआ था, नियरली 25 ईयर्स अगो. हम कह सकते हैं कि इट वॉज स्टार्टेड इन 1972. ऑलराइट, तो देखिए, इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. यानी 1972 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड में स्थापित की गई थी. Since then the movement has not looked back. Means at that time the movement got huge success and it did not need to look back. Alright, we have shifted. हम चेंज हो गए हैं. ठीक है. One hopes irrevocably or one hope that cannot be changed. Irrevocably का मतलब that cannot be changed. From the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. See, earlier we people used to think about the technical advancement. यानी हम टेक्निकल एडवांसमेंट के बारे में बातें करते रहते थे और हम चिंतित रहते थे और हमारा पूरा फोकस ही उधर ही होता था. बट नाउ देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ चेंज फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू टू द होलिस्टिक and ecological view. Now we are thinking about the all-round development of the planet, all-round development of each and everyone and development of ecology as well. यानी आज हम सर्वांगीण और पारिस्थितिकीय विकास के बारे में भी अवेयर हैं, जागरूक हैं, हम उसके बारे में भी सोचते हैं. फाइन. इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज एवोल्यूशनरी as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. Let me tell you some other things. देखिए, it is a shift, it is a change in human perception. यानी मैंने बता दिया चेंज कौन सा, चेंज वो वाला कि अर्लियर वी यूज टू थिंक अबाउट द टेक्निकल एडवांसमेंट. हम केवल टेक्निकल और मशीनों के एडवांसमेंट के बारे में बातें करते थे, अपने ही फायदे के बारे में बात करते थे, बट वी नेवर थॉट अबाउट द इकोलॉजी एंड नेचर एंड एनवायरनमेंट. कभी भी नहीं सोचते थे. बट नाउ वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द प्लानेट. यानी आज हम प्लानेट के सर्वांगीण विकास के बारे में और पारिस्थितिक विकास के बारे में भी चिंतित हैं.
तो यही चेंज आ गया हमारे अंदर, और ये चेंज इतना रेवोल्यूशनरी, जैसा कि कोपरनिकस ने 16th सेंचुरी में मानवता को एक पाठ पढ़ा करके दिया था। क्या मानवता को सिखाया था उसने? मानवता को कोपरनिकस ने सिखाया था दैट इट इज़ नॉट द, यानी एक बात अच्छे से समझ लो कि बिफोर 1543, यानी कोपरनिकस के पहले 1543 से पहले टॉलमी ने एक थियोरी दी थी, उसे कहते थे लोग जियोसेंट्रिक थियोरी। क्या कहते थे? जियोसेंट्रिक थियोरी कहते थे। जियोसेंट्रिक थियोरी ये कहती है दैट द अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स के सेंटर में क्या है? अर्थ है, और सारे के सारे प्लानिट इसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक बड़ा रिसर्च, कई रिसर्च करने के बावजूद कोपरनिकस ने ये पता लगाया कि इट इज़ नॉट द अर्थ दैट इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इट इज द सन दैट इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यानी ही गेव द थियोरी ऑफ हीलियोसेंट्रिक। उसकी जो थियोरी थी उसे हीलियोसेंट्रिक थियोरी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो साफ साफ देख लीजिए दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, कि अर्थ और सारे प्लैनेट्स जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ये कोपरनिकस ने मानवता को पाठ पढ़ाया था। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शसनेस एंड, यानी मानवीय इतिहास में पहली बार एक विश्व स्तरीय चेतना जागृत हुई थी दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अर्थ इटसेल्फ अपने आप में क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर द पार्ट्स, यानी एक इनॉर्मस बीइंग है, एक बहुत विशालकाय प्राणी है। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? विशालकाय। बीइंग का मतलब प्राणी है, क्रीचर है। ठीक है, ऑफ विच वी आर पार्ट्स, जिसके हम सभी क्या हैं? पार्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ से क्या पता चला? इससे बहुत कुछ पता चला हमें। देखिए, जिस तरीके से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही अर्थ को भी ज़रूरत होती है। जैसे कि इंसान को जीने के लिए क्या क्या चाहिए? इंसान को जीने के लिए एयर, फूड और वाटर बेसिक नीड्स है, ये चाहिए ही चाहिए। इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है तो अर्थ भी एक लिविंग बीइंग है, ये भी समझ आ गया दुनिया भर के लोगों को, तो इसकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी। ठीक है, अब आप ये चीज़ समझ लीजिए, कुछ बेसिक चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके बिना हम मर तो नहीं सकते, मरेंगे तो नहीं, बट डेफिनेटली हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। जैसे कि अगर हम सर्दियों में कपड़े नहीं पहने तो हमें निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम जो है नंगे पैर घूमें तो हमारे कांटे लग जाएंगे, पैर कट जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम सब लोग, यानी कि ये नेचर, ये फॉरेस्ट, ये हिल, ये माउंटेन, ये रिवर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जब एनवायरनमेंट के, यानी कि हमारे प्लानेट के ही हिस्से हैं, और अगर इनमें से किसी को प्रॉब्लम होती है तो एनवायरनमेंट को होगी, ये चीज़ पता चल चुकी है। जैसे कि हमारे अगर नाखून कट जाता है तो हमारे पूरे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, यानी कि हमारा नाखून हमारा बॉडी का पार्ट है। और ऐसे ही हम जो सब एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, अर्थ के पार्ट हैं, तो अर्थ में कहीं भी अगर प्रॉब्लम होती है, यानी कि अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, पॉल्यूशन होता, तो इसकी समस्या अर्थ को झेलनी पड़ेगी। ठीक है, यानी अर्थ की कंडीशन कैसी होगी? खराब होगी। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस व्हिच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, यानी अर्थ की कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं, ठीक है, और कुछ वाइटल प्रोसेसेस हैं, यानी कंपलसरी प्रोसेसेस हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड, जिनकी हमें ज़रूरत है रिस्पेक्ट करने की, एंड प्रिजर्व्ड, और संरक्षित करने की, प्रोटेक्ट करने की। फाइन। अच्छा, दी अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, अर्थ के जो वाइटल साइंस है ना, जो दिखाते हैं, रिवील करते हैं कि उसकी हालात एक पेशेंट की तरह गिरती हुई हालात हो गई है, यानी उसका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, कैसा हो गया? पेशेंट की तरह हो गया, मरीज की तरह हो गया है। क्यों? क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम पॉल्यूशन करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम रिसोर्सेज को एक्सप्लोट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, वी हैव बेगन टू रियलाइज आर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टूवर्ड्स ऑफ द प्लानेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, यानी हमने अपने नैतिक दायित्वों की एक स्टूवर्ड के रूप में और एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी के रूप में हमने अपनी एथिकल ऑब्लिगेशंस को, यानी नैतिक दायित्वों को निभाना शुरू कर दिया। किसके रूप में? टू बी गुड स्टूवर्ड, एक अच्छा ऑर्गेनाइजर के रूप में, ऑर्गेनाइजर, ठीक है, ऑफ द प्लानेट, प्लानेट के, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और एक जिम्मेदार न्यासी के रूप में, ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, यानी फ्यूचर जनरेशन की इस विरासत को संजोए रखने के लिए हमने जो है एक अच्छे स्टूवर्ड और एक जिम्मेदार ट्रस्टी की भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। ऑलराइट, यानी अपने नैतिक दायित्वों को निभाना शुरू कर दिया है।
द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो पॉपुलराइज हुआ था 1987 में। किसके द्वारा हुआ था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? इसने यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इसे किस तरीके से डिफाइन किया था वो भी देख लीजिए। देखिए, इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया, यानी अपनी रिपोर्ट में इसने एक आइडिया को डिफाइन किया था एज, तो देखिए, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जो क्या हो, जो प्रेजेंट की भी नीड्स को पूरा कर दे विदाउट कंप्रोमाइजिंग, यानी बिना फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किए हुए। दैट इज इट मीन्स in simple words, without stripping the natural world of resources future generation would need it, यानी बिना रिसोर्सेज को नष्ट किए, जिन रिसोर्सेज की हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्या होगी? ज़रूरत होगी। यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम जो है फ्यूचर जनरेशन को होने वाली ज़रूरतों की रिसोर्सेज को नष्ट नहीं करें और अपना भी काम चला लें, ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एफर्ट्स क्या क्या लिए हैं। जो अवेयरनेस आई है ना, उस अवेयरनेस के थ्रू जो हमने अपने एनवायरनमेंट की कंडीशन को बचाने के लिए, अर्थ की हेल्थ को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो देखिए, इन द जू एट लुसाका जामिया देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड्स, यानी देयर इज अ प्लेस नेम्ड लुसाका जामिया, इट इज़ इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में लुसाका जामिया नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर एक केज है वेयर द नोटिस रीड्स, जिसमें एक नोटिस लगा हुआ है और उस नोटिस पर लिखा हुआ है, देखिए, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, क्या लिखा हुआ है? दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, ठीक है। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर, केवल एक, देयर इज़ नो एनिमल, नो एनिमल, कोई एनिमल नहीं है, बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ आप अपने आप को ही देखते हैं, ठीक है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी यहाँ पर नानी पालकी वाला जो है थैंक्स करते हैं नंबर ऑफ एजेंसीज को जो डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी अब दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर के अंदर एक नई अवेयरनेस आ गई है। यानी अब जैसे ही आप उस केज में जो मिरर है, उस मिरर में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हम ही सबसे खतरनाक जानवर हैं। क्यों हैं हम सबसे खतरनाक जानवर? क्योंकि हम ही इस अर्थ की रिसोर्सेज को क्या करते चले जा रहे हैं? डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए नरेटर ने क्या कहा है? इंसान को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल कहा है, ठीक है। और वो थैंक यू भी बोल रहा है नंबर ऑफ एजेंसीज को किस तरह के स्टेप्स लेने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए। अच्छा, अब ये भी कह रहा है कि क्या नाम है, वर्ल्ड के सबसे खतरनाक जानवर के अंदर एक नई समझदारी डेवलप हो गई है। ही हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, यानी इंसान ने क्या कर लिया है? महसूस करना शुरू कर दिया। ही हैज़ रियलाइज, शुरू कर लिया है, द विजडम, यानी उस बुद्धिमत्ता को, उस अकल को, ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, यानी अर्लियर वी पीपल यूज टू बिलीव इन सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, यानी हम जहाँ जहाँ हमें जगह दिखती थी, हम या तो रेलवे स्टेशन बना दो या एयरपोर्ट बना देते थे या क्या नाम है बस स्टैंड बना देते थे या कुछ और बना देते थे। हम कभी भी इस बात की केयर नहीं करते थे कि जो भी एनिमल्स या अदर क्रीचर्स यहाँ पर रह रहे हैं उनका क्या होगा, हमें बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। लेकिन आज देखिए, ये एनवायरमेंटलिस्ट के ही एफर्ट्स की वजह से है, ये ग्रीन मूवमेंट के एफर्ट्स की वजह से ही है कि आज हम जो है एनिमल्स को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनके संरक्षण के लिए हमने बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे जू बनाए हैं, बर्ड सेंचुरी बनाई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। यानी अब हमने सोच लिया है कि जितना अधिकार हम लोगों का है इस अर्थ पर, उतना ही अधिकार इन सभी लिविंग क्रीचर्स का है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है। तो इसीलिए हमने किस में बिलीव करना शुरू कर दिया? अ सिस्टम बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, यानी अब हम उन्हीं के साथ में इस अर्थ को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अच्छा, साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड, साइंटिस्ट ने एनलिस्ट किया है, साइंटिस्ट हैव एनलिस्टेड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, यानी 1.4 मिलियन यानी लगभग 14 लाख लिविंग स्पेसीज हैं जिनके साथ मैनकाइंड क्या करती है? इस अर्थ को शेयर करती है। एस्टीमेट वेरी वाइडली, ये एस्टीमेट भी जो डिफरेंट हैं,
वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज, यानी कुछ ऐसी भी स्पेसीज हैं जो कैसी हैं आज भी अनकैटलॉग्ड यानी अनलिस्टेड हैं। बायोलॉजिस्ट रेकन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, हिसाब लगाना। दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज की 3 से लेकर के 100 मिलियन तक लिविंग स्पेसीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमियस डार्कनेस, यानी वो शर्मनाक अंधेरे में रह रही हैं बिना किसी रिकॉर्ड के। ये बायोलॉजिस्ट का कैलकुलेशन किया गया आंकड़ा है। ठीक है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर एरिया with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its member Mr. L.K. Jha। देखिए, एक इंटरनेशनल कमीशन जिसका नाम क्या था, ब्रांडेड कमीशन, ठीक है, विच डेल्ट विद इंटर एलिया। इंटर एलिया का मतलब होता है अदर थिंग्स, यानी दैट इंटरनेशनल कमीशन डेल्ट विद अदर थिंग्स विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन के साथ वो द ब्रांडेड कमीशन, यानी एक ब्रांडेड कमीशन बैठा, यानी उसने क्या बिठाया, इंटरनेशनल कमीशन ने एक ब्रांडेड कमीशन बिठाया। ठीक है। अच्छा, विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, जिसमें एक विशेष ख्याति प्राप्त इंडियन व्यक्ति भी थे एज वन ऑफ इट्स मेंबर, इस कमीशन के एक मेंबर के रूप में, जिनका नाम था L.K. झा। L.K. झा यानी कि लक्ष्मीकांत झा। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, अब जैसे ही ब्रांडेड कमीशन बैठा था तो कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट रेज की थी। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, देखिए, क्वेश्चन रेज किया था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, क्या हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक झुलसा हुआ सा और डेजर्ट की ओर बढ़ता हुआ प्लानेट छोड़ के जाएंगे, इम्पोवरिस्ट लैंडस्केप या बेकार सी सीनरी यानी बेकार सी लैंडस्केप छोड़ के जाएंगे, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, क्या बीमार सा पर्यावरण छोड़ के जाएंगे अगर हम रिसोर्सेज को इसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते रहे तो। अच्छा, मिस्टर लेसर आर ब्राउन इन इज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, यानी इन्होंने एक बुक लिखी थी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। क्या लिखी थी? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4, यानी उन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या बताया मैंने, ये रही आपकी बुक। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4, उन्होंने ये बताया कि अर्थ के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ना वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं देखिए, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, ये 4 हैं। ठीक है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोब, यानी दीज प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोब, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, यानी किसी भी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के लिए फाउंडेशन फॉर्म करते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, यानी ये जो चारों के चारों सिस्टम हैं, ये इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमें फूड सप्लाई करने के अलावा दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, यानी पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स और मिनरल को छोड़ करके ये इंडस्ट्री के लिए हर प्रकार का रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं फूड के अलावा। ठीक है, तो समझ गए। अच्छा, इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के बड़े बड़े एरियाज में ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, मानवीय क्लेम जो है एक अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच गए हैं। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसा पॉइंट जहां पर इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है। When this happens, फिशरीज कोलैप्स, जब जब यह होता है ना तो फिशरी क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। फॉरेस्ट डिसअपियर, फॉरेस्ट ख़त्म होने लगते हैं, यानी फिश ख़त्म हो जाती हैं, फॉरेस्ट भी जो डिसअपियर होने लगते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो घास वाली भूमि है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बंजर भूमि में और वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाती है। एंड क्रॉपलैंड डिटेरियोरेट्स, और क्रॉपलैंड की कंडीशन कैसी होती है, डिटेरियोरेट हो जाती है, यानी वो फसल उगाने के लायक ही नहीं रहती है। यानी जब जब हम लोग जो है इन चारों के चारों सिस्टम्स पर अनसस्टेनेबल क्लेम करते हैं तब तब यह होता है। समझ गए। अच्छा, अब देखिए, इन अ प्रोटीन कॉन्शस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, प्रोटीन के कॉन्शस और प्रोटीन के हंग्री इस दुनिया में ओवर फिशिंग इज अ कॉमन एवरीडे, ओवर फिशिंग कैसी हो गई है, कॉमन हो गई है हर दिन। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड,
इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, यानी गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट को काटा जा रहा है क्या करने के लिए, कुकिंग के लिए, ईंधन प्राप्त करने के लिए। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट, कुछ एक प्लेसेस पर फायरवुड यानी ईंधन इतना महंगा हो गया है दैट what goes inside it that what goes under the pot now cost more than what goes inside it, यानी जो कुछ भी पॉट के अंदर हम पकाते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट है किसकी, जो पॉट के नीचे लगाते हैं यानी कि फायरवुड की, यानी कि ईंधन की कीमत है कुछ एक प्लेसेस पर बहुत ज़्यादा कैसी हो गई हैं, एक्सपेंसिव हो गई हैं। अच्छा, सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, यानी चूँकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो डॉक्टर मायर्स के शब्द में द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के क्या है, विकास क्रम के पावर हाउस की तरह हैं। सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और इनके डिस्ट्रक्शन का परिणाम ये निकल रहा है कि बहुत सारी स्पेसीज क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, यानी विलुप्त हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, नाउ देयर मे बी ए क्वेश्चन इन योर माइंड कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैसे जो है पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देयर स्टेज अ लॉट ऑफ लिविंग स्पेसीज, यानी बहुत सारी लिविंग स्पेसीज इनमें रहती हैं जो इकोलॉजी को क्या करती हैं, बैलेंस करके रखती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, और आज वो सारे के सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते चले जा रहे हैं, कटते चले, यानी ख़त्म होते चले, और जब वो ख़त्म हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, दैट सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन, बहुत सारी जितनी भी स्पेसीज हैं ना वो जो है विलुप्त होती चली जा रही हैं। अब देखिए, बहुत तगड़ा स्टेटमेंट दिया पालकी वाला ने, इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो, यानी किसी ने कितना अच्छा कहा है कि फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट का, इसको अंडरलाइन कर लेना, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि देयर वर अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लानेट। ठीक है, इस प्लानेट पर ह्यूमन बीइंग के आने से पहले बहुत सारे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थे। देन केम मैनकाइंड, कौन आ गई, मैनकाइंड आ गई, यानी ह्यूमन बीइंग आ गया। बताया ही था, हम पहले ही जानते हैं, ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज, ठीक है, फॉर हिज ओन पर्पज, इंसान ने जो है ट्रीज को काटना शुरू कर दिया अपने खुद के पर्पज के लिए। ठीक है, एंड मैनकाइंड कन्वर्टेड द फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट, यानी मैनकाइंड ने फॉरेस्ट को जो है किस में कन्वर्ट कर दिया, डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो समझ आ गया कि फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो, यानी सबसे पहले फॉरेस्ट आए, फिर मैनकाइंड आई, देन मैनकाइंड स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज एंड इट कन्वर्टेड द फॉरेस्ट लैंड इनटू डेजर्ट्स। ठीक है, इसीलिए डेजर्ट्स फॉलो। अच्छा, द वर्ल्ड्स एंसेंट पैट्रीमनी, यानी वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी पैट्रीमनी है ना ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ईयर, आज ख़त्म होते चले जा रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ अ ईयर, यानी 1 ईयर में, इन 1 ईयर वी आर लूजिंग आवर फॉरेस्ट, यानी वी आर लूजिंग आवर फॉरेस्ट नियर अबाउट 40 to 50 मिलियन, या सिंपल आप ये समझ लीजिए कि 40 to 50 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन अ ईयर। ठीक है, एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, यानी डंग का खाना बनाने के लिए यूज होना, यानी गोबर का जलाने के लिए बढ़ते हुए यूज ने जो है क्रॉपलैंड को उसके नेचुरल फर्टिलाइजर से वंचित कर दिया गया है। यानी सबसे क्रॉपलैंड के लिए सबसे बड़ा अगर इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर है तो वो क्या है, डंग है। और डंग का लोग किस में यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि उपले बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, उपले बना लेते हैं, उससे कोई भी पकाने का काम कर लेते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो जो है डंग जो है कहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्रॉपलैंड तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो क्रॉपलैंड तक नहीं पहुँच पाता तो क्रॉपलैंड की कंडीशन कैसी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। अच्छा, द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, वर्ल्ड बैंक ये अनुमान लगाती है दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड, कि
फॉरेस्ट प्लांटिंग की जो रेट है उसमें 5 गुना ज़्यादा ज़रूरत है टू कोप अप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000, यानी 2000 में जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्यूल की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए हमें 5 गुना प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है। जेम्स पैथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, तो अंडरलाइन कर लो इसको भी। जेम्स स्पैथ कौन है? ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट हैं ये। ठीक है। सैड द अदर डे, उन्होंने एक दिन कहा था, वी आर सेइंग, हम लोग ये कह रहे हैं, दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ एक सेकेंड, कि हम लोग जो है 1 सेकेंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड, लेकिन ये तो 1.5 एकड़ के करीब है, 1 एकड़ नहीं है, ये 1.5 एकड़ के करीब है। ठीक है। ये किसका स्टेटमेंट है? जेम्स स्पैथ का। जेम्स स्पैथ कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ऑल राइट। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 48 आर्टिकल 48A क्या कहती है? देखिए, दैट द स्टेट शैल एंडेवियर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, कि हर एक स्टेट जो है एंडेवियर करेगा, यानी अटैम्प्ट करेगा, एफर्ट लगाएगा, क्या करने के लिए? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करेगा, एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और देश की फॉरेस्ट और देश की वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड पहुँचाने का प्रयास करेगा हर एक स्टेट। ये कौन कहता है? आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, ये प्रावधान है। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, लेकिन देखिए, जो सबसे ज़्यादा पेन देता है ना, पीड़ा जिससे होती है, वो ये है कि सच्चाई तथ्य ये है कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, कि ना तो लॉज को इंडिया में रिस्पेक्ट किया जाता है, ना ही उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी लोग उन्हें मानते ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करते। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड। उदाहरण के लिए, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर क्या होती है? बंधुआ मजदूरी, शैल बी एबॉलिश्ड क्या हो गई है? प्रतिबंधित है। ठीक है। बट दे फ्लोरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये शर्मनाक तरीके से जो फल फूल रही हैं इवन आफ्टर द 70 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें तो 47 लिखा हुआ है, 47 उस टाइम के हिसाब से, बिकॉज द आर्टिकल वॉज रिटन इन 1994। ठीक है, 1994 और 47 के बाद से 47 ईयर्स होंगे, तभी इसमें कितना लिखा है? 47 लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी 44 लिखा हुआ है। लेकिन अभी आज की बात कर लो तो आज भी कहीं ना कहीं इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री सच थिंग्स कैन बी सीन। ठीक है, कम है वो अलग बात है, लेकिन है थोड़ी थोड़ी सी अभी भी। A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted, यानी हमारी पार्लियामेंट कमेटी की एक रीसेंट रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है दैट नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन, द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, एंड पिछले 4 दशकों से इंडिया के फॉरेस्ट में एक भयानक गिरावट देखी गई है। ये पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी का अनुमान है। इंडिया अकॉर्डिंग टू लाइबल डेटा इज लूजिंग, बता ही दिया था, लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर। ठीक है, ये डिस्कस हो चुका है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर वर्चुअली ट्रीलेस, जो बड़े बड़े एरियाज हैं जिन्हें ऑफिशियली क्या नाम से जानते हैं? फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो वर्चुअली कैसे हो चुके हैं? ट्रीलेस हो चुके हैं, क्योंकि पेड़ तो उनमें से काट ही दिए लोगों ने। ठीक है, द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाई गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स, यानी एक्चुअल लॉस की अगर बात करें तो लगभग गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए आंकड़े से 8 गुनी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 8 times ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझिए। ठीक है, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, यू कैन सेव द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने ही होंगे, अदरवाइज अगर एनवायरनमेंट है तो हम हैं,
अगर एनवायरनमेंट ही नहीं है तो हम कहाँ से रह पाएंगे। ठीक है, तो हमें इस फील्ड में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑलराइट, आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।